नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आपको याद है जब यह पूरा मामला शुरू हो रहा था, ईरान के इर्द गिर्द अपने जंगी जहाज लगा रहा था अमेरिका। बहुत नाम चल रहा था उस समय यूएसएस अब्राहम लिंकन का और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड का। बताया जा रहा था कि ये दुनिया के सबसे शानदार जहाज हैं। ये ऐसे जहाज हैं जिनके ऊपर फाइटर जेट रहते हैं जो उड़ सकते हैं और उड़कर ईरान को तबाह कर सकते हैं। बताया यह जा रहा था कि जिस तरह से ईरान को इन्होंने घेरा है, चुटकी में 2-4 दिनों के अंदर अमेरिका पूरे ईरान पर कब्जा कर लेगा। आपको पता है कि अब इनका क्या हाल है? एक एक करके हाल बताता हूं। पहला, यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये जो इनका जंगी जहाज था, इसमें डैमेज हुआ है। ईरानी ड्रोन्स और ईरानी मिसाइलों से इसका अच्छा खासा नुकसान हुआ है और बताया यह जा रहा है कि अब वो वहां से हटाकर कहीं और भेज दिया गया है। एक और जो उनका दूसरा था, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, उसके साथ क्या हुआ? तो जेराल्ड आर फोर्ड की हालत यह है कि उसमें आग लगी है और अमेरिका यह कह रहा है कि आग तो यूं ही लग गई है। उसके ऊपर कोई बम नहीं गिरा, कोई रॉकेट नहीं गिरा, उसके ऊपर कोई ड्रोन नहीं आके गिरा, वो अपने आप ही उसके अंदर आग लग गई है और उसको बुझा लिया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसके साथ जोड़कर आपको एक और खबर बता देता हूं। कल यह खबर आई कि इराक के पास अमेरिका का एक लड़ाकू जहाज गिर गया कह रहा हूं अभी मैं। ईरान का दावा यह है कि उसने यह जहाज गिरा दिया है और अमेरिका कह रहा है नहीं नहीं, ईरान ने जहाज नहीं गिराया है, अपने ही किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जहाज टकरा गए थे और गिर गए हैं और फला हुआ है और ढिमका हुआ है। इसके पहले भी अमेरिका के कई जहाज गिरे हैं और हर बार अमेरिका ऐसा ही बहाना बनाता है कि इंटरनल प्रॉब्लम हो गई, आपस में टकरा गए, कहीं कोई दिक्कत हो गई, कहीं कुछ हो गया और बचे हुए जहाज इजराइल के अंदर लैंड करा दिए गए हैं। सवाल तो यह बनता है कि अगर अमेरिका सही बोल रहा है तो फिर ऐसे जहाजों के भरोसे ईरान जीतने वो चला था जो आपस में टकरा जाते हैं, जिनमें अपने आप आग लग जाती है, जिनमें टेक्निकल माल फंक्शन हो जाता है। बहुत साफ समझ में आता है कि ईरान के अटैक में ये जहाज गिरे हैं और अब दुनिया में अपनी बेइज्जती ना हो, उसके जहाजों की डिमांड कम ना हो जाए, इसलिए अमेरिका कह रहा है अपने आप ही आग लग गई। तो जिन जहाजों और जिन जंगी जहाजों के भरोसे अमेरिका बड़ी बड़ी बात कर रहा था, उनकी हालत यह है, कोई आसमान में मारकर गिरा दिए जा रहे हैं, तो जहाज जो उसके पानी के थे वो डैमेज होकर वापस लौट रहे हैं। वो अमेरिका की कोई खास मदद कर नहीं पा रहे हैं। दरअसल ईरान ने जो सबसे बड़ा काम किया है इस पूरी जंग में, वो टेक्निकल जो इनकी सुप्रीमेसी थी कि हमारे पास दुनिया के सबसे शानदार हवाई जहाज हैं, फाइटर जेट्स हैं, जंगी जहाज पानी के हैं, दुनिया के सबसे बड़े, इनसे कोई टकरा नहीं सकता। हमारे पास एयर डिफेंस ऐसे हैं कि कोई मिसाइल, कोई रॉकेट इनको पार नहीं कर सकता। ये जो इन्होंने पूरा एक माहौल बनाया था इजराइल और अमेरिका ने, इस माहौल को पूरी तरह से तोड़कर बर्बाद कर दिया है ईरान ने। मैं आपको हारिस की एक खबर दिखाता हूं। हारिस इजराइल का अखबार है। यह अखबार क्या कहता है? यह कहता है कि 11 इरानियन क्लस्टर मिसाइल पेनिट्रेटेड, यानी ईरान की 11 क्लस्टर मिसाइलें, ये सारा जो इनका पेट्रियाट और आयरन डोम और जाने क्या क्या है, इस पूरे एयर डिफेंस को भेद करके, इस पूरे एयर डिफेंस को पार करके इजराइल तक पहुंची। इसमें से हर एक ने 70 बम गिराए और ये बम सेंट्रल इजराइल में यानी तेल अवीव के आसपास या तेल अवीव के अंदर गिरे। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए, 11 ईरानियन मिसाइल्स गई, ये सारी की सारी क्लस्टर मिसाइल थी। एक में 70 बम थे, यानी 770 बम कल के कल गिरे हैं सेंट्रल इजराइल पे। ये मैं किसी ट्वीट के दावे से नहीं कह रहा, ये हारिस जो वहां का अखबार है उसकी दी हुई खबर दे रहा हूं आपको, जो इजराइल में बैठकर इसको रिपोर्ट कर रहा है। यहां तक कि जेरूसलम पोस्ट और टाइम्स ऑफ इजराइल जैसे जो बिल्कुल सरकार भक्त अखबार हैं, वो भी इस तरह की खबरें देने लगे हैं कि शार्पनल गिरा, नुकसान हुआ, इतने लोग घायल हुए। मरने की खबर वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब तक इजराइल गवर्नमेंट कंफर्म नहीं कर दे वो मरने की खबर नहीं बता सकते। दरअसल ये पूरा वॉर जो चल रहा है वो सेंसर के सहारे चल रहा है। हर जगह सेंसर है। इजराइल में अगर कोई वीडियो बनाकर लगा दे
तो 5 साल तक के लिए जेल में जा सकता है। यूएई से खबर यह है कि कई लोगों को, जिसमें 60 साल का एक ब्रिटिश टूरिस्ट भी शामिल है, 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है क्योंकि ईरानी मिसाइलों की उन्होंने तस्वीर ली थी, वीडियो बनाई थी। यह सब इसलिए है ताकि जो नुकसान हो रहा है उसकी खबरें बाहर ना आ सके। खबर तो यह भी है कि यूएई में आज कुछ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बिल्डिंग पर हमला हुआ है। क्योंकि मेरे पास कोई कंफर्म खबर दुबई से आई नहीं है, दुबई ये खबर देगा नहीं देगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये खबर है कि दुबई के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर भी हमला हुआ है। खैर, बात हम इजराइल की कर रहे थे, इजराइल पर ही फिलहाल रहेंगे थोड़ी देर। तो इजराइल पे कल 770 बम सेंट्रल इजराइल पे गिरे हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस शहर पर 770 बम गिरे होंगे वहां क्या असर हुआ होगा। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और ज्यादातर इजरायली मीडिया से यह खबर गायब है। ज्यादातर इंटरनेशनल मीडिया में आपको खबर दिखाई देगी वही जो अमेरिका चाहता है, यानी कि यह दावा कि उसके जहाज अपने आप गिर गए, उनको नींद आ गई थी, वो सो गए थे, झपकी लग गई थी, थक गए थे पायलट, कुछ भी बहाना बना सकता है वो, और जहाज गिर गए थे। उसको यह बताने में शर्म आ रही है कि ईरान ने अब तक उसके 10 से ज्यादा जहाज गिरा दिए। यह फिलहाल कंडीशन है। यह आपको पता ही है, मैं बता ही चुका हूं कि अमेरिका बार बार यह कोशिश कर रहा है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन ईरान ने अपनी शर्तें रखी हुई हैं। शर्तें मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं। पहली बात तो यह कि हमारा लेजिटिमेट राइट्स आप मानिए, हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाइए। दूसरा यह कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो नुकसान चुकाइए। और नुकसान चुकाइए वाला नुक्ता मैंने काफी पहले आपसे कहा था कि ईरान इस बार मुआवजा मांगेगा। कल सैयद मुज्तबा खामनेई, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, उनका पहली बार बयान आया। कई भाषाओं में उनका ट्विटर हैंडल लॉन्च हुआ, सबसे पहले पर्शियन में, फिर अंग्रेजी में, फिर हिब्रू में, ताकि इजराइल के लोग भी पढ़ सकें। ये उनके अलग अलग ट्विटर हैंडल लॉन्च हुए और सीरीज ऑफ ट्वीट उनका आया, एक के बाद एक कई सारे ट्वीट उनके आए। और इस ट्वीट्स में भी उन्होंने बहुत क्लियर किया कि ईरान को मुआवजा चाहिए। जो नुकसान आपने ईरान में पहुंचाया है, खासतौर पर सिविलियन बिल्डिंग्स पर जो आपने नुकसान पहुंचाया है, हमारी बच्चियों को मारा आपने, हमारे बैंक पर हमला किया, इन सब का नुकसान का मुआवजा भरना पड़ेगा। ये बात जो वहां के नए रहबर हैं, जो वहां के नए सुप्रीम लीडर हैं, सैयद मुज्तबा खामनेई, उन्होंने बहुत साफ साफ कल लिखा अपने एक ट्वीट में। इसके बाद जो पड़ोसी मुल्कों पर हमला कर रहा है ईरान, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा कि कई सारे मिलिट्री बेस हमारे खिलाफ यूज किए गए, और हम जानते हैं चाहे वो बहरीन का मिलिट्री बेस हो, चाहे कतर का मिलिट्री बेस हो, और कई सारे मिलिट्री बेस, कई लोगों का कहना है कि दुबई के मिलिट्री बेस का भी यूज किया गया। तो उनका कहना है कि चूंकि हमारे खिलाफ ये बेसेस यूज किए गए, इसलिए हमने उन बेसेस पर हमला किया। जाहिर सी बात है, यह बात ईरान जो पहले दिन से कह रहा है, उसी बात को मुज्तबा खामनेई दोहरा रहे हैं। और साथ में उन्होंने जो कुछ कहा, उसको अगर एक लाइन में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि मुज्तबा खामनेई ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ईरान इस जंग को जारी रखेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर को जिस तरह से शहीद किया गया, जिस तरह से बच्चियों को मारा गया, मीनाब में स्कूल पर बम गिराकर, इन सब शहादतों का बदला लेने तक ईरान इस जंग को जारी रखेगा। यह बात मुज्तबा खामनेई ने कल अपने ट्वीट्स में कही। यह इनकी पहली सीरीज ऑफ ट्वीट है। अभी तक सुप्रीम लीडर का हम कोई वीडियो नहीं देख सके हैं, अभी तक कोई वीडियो जारी नहीं किया गया है। कई लोगों का कहना है कि जब इनके पिता यानी पिछले सुप्रीम लीडर के घर पर हमला हुआ था तो ये उस समय थे और इनको भी चोट लगी है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेरे पास जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सोर्सेज हैं, कितने सही हैं कितने नहीं, और खास तौर पर जंग के टाइम में ये बता पाना बहुत मुश्किल है। एक दूसरी वजह यह हो सकती है कि वो किसी तरह का खतरा ना उठाना चाहते हो, अपनी लोकेशन किसी भी तरह से शेयर ना करना चाहते हो, ताकि इजराइल या अमेरिका उनके लोकेशन का पता लगाकर उन पर हमला करके उनको खत्म ना कर दे। ऐसे टाइम पर ईरान अपने दूसरे सुप्रीम लीडर को कतई खोना नहीं चाहेगा, इसीलिए शायद उनकी लोकेशन बिल्कुल सीक्रेट रखी गई है और इसीलिए वीडियोस लगातार सामने नहीं आ रहे हैं। ट्वीट्स पहली बार आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लगातार ट्वीट उनके आते रहेंगे।
कल एक और ट्वीट बहुत मजेदार आया और वो आया हमारे भारत के वजीर आजम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। हम जानते हैं कि ईरान से जब से लड़ाई शुरू हुई है 10-12 दिन हो गए, नरेंद्र मोदी जी ने इस लड़ाई पर एक शब्द नहीं कहा। नरेंद्र मोदी जी के जो ट्वीट आए वो अरब मुल्कों के लिए आए, सऊदी के लिए आए, यूएई के लिए आए, बहरीन के लिए आए, कतर के लिए आए, इन मुल्कों के लिए ट्वीट आए और बेसिकली ये ईरान की मजम्मत के ट्वीट थे। ये ऐसे ट्वीट थे जिसमें कहा गया कि आपके इलाकों पर जो हमला हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं। इसके पहले वो आप जानते ही हैं इजराइल गए थे और इजराइल में वो खड़े होकर कह आए थे हम इजराइल के पूरी तरह से साथ हैं। इसके बाद हुआ ये कि जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया गया तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से भारत की जो जहाजें हैं वो भी बंद हो गई। भारत में गैस की किल्लत दिखाई दे रही है, ब्लैक में गैस मिल रहा है, कई जगह पर इस तरह की खबरें आ रही हैं। अलग अलग शहरों से खबरें आ रही हैं कि लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं और इसकी पुष्टि तब हुई जब गवर्नमेंट ने बाकायदा एस्मा लगाया। इसके पहले जो कमर्शियल गैस होती है, होटलों के लिए मिलती है, दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई में वो कम से कम बंद कर दी गई, बाकी जगहों पर भी शायद बंद कर दी गई है। होटलों में खाना या तो मिल नहीं रहा है या फिर लकड़ी पर पक रहा है या इंडक्शन पर पक रहा है, यानी एलपीजी की प्रॉब्लम तो है। भले सरकार कह रही है कि एलपीजी है, लेकिन एलपीजी की प्रॉब्लम सड़क पर दिखाई दे रही है। अब एलपीजी की प्रॉब्लम तभी खत्म हो सकती है, या आप कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की प्रॉब्लम को तभी टाला जा सकता है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हमारे यहां लगातार आना शुरू हो तेल। जो हमारे जहाज फंसे हुए हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की मुसीबत भी बढ़ सकती है। अब जाहिर है भारत सरकार चिंता में है। चिंता में है तो पहले विदेश मंत्री के लेवल पर बात हुई। जयशंकर ने अरागची के साथ बात की और ट्वीट किया और उसके बाद ही कल यह खबर चलनी शुरू हुई। हमें भी एक बार लगा था कि शायद यह खबर सच हो कि ईरान ने जहाजों को निकलने की इजाजत दे दी है। यह खबर सोर्स से आई थी और हमारे भारतीय मीडिया ने इसको चलाया था, लेकिन उसके बाद सोर्स से ही यह खबर आई कि ऐसा सही नहीं है। अभी तक किसी बड़े आदमी का बयान इसके सही होने या गलत होने पर नहीं आया है, इसलिए हम नहीं जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रोसेस चल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का कल का फोन करना यह बताता है कि इजराइल के साथ जो उन्होंने दोस्ती दिखाई है वो काफी भारी पड़ी है और फाइनली उनको ईरान के राष्ट्रपति से बात करनी पड़ी। जिस ईरान के खिलाफ यूएन में वोट हो गया, जिस ईरान के खिलाफ सारे अरब मुल्कों को ट्वीट हो गया, उसी ईरान से आपको बात करनी पड़ी। मेरा मानना है कि यह बात काफी पहले करनी चाहिए थी। आप करते, मजम्मत करते, अरब मुल्कों पर जो हमला हुआ है उसकी मजम्मत करते, कोई बुराई नहीं थी। अरब मुल्क खुद मजम्मत कर रहे हैं ईरान ने जो हमला किया है उसकी। लेकिन इसके साथ आपको इस बात की भी मजम्मत करनी चाहिए थी कि ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया। अगर सऊदी के ऊपर, यूएई के ऊपर, कतर के ऊपर और बाकी अरब मुल्कों के ऊपर ईरान ने हमला किया है, भले अमेरिकन बेसेस और अमेरिकन इंटरेस्ट पे हमला किया है, तो ईरान के ऊपर तो सीधे इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था और उसके लीडर को मार डाला था, उनके घर में मार डाला था। क्या यह काबिले मजम्मत नहीं था? क्या इसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए थी? क्या इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी को एक ट्वीट नहीं करना चाहिए था कि यह गलत है, किसी खुद मुख्तार मुल्क के अंदर घुसकर बम मार देना और उसके नेता की हत्या कर देना गलत है? बिल्कुल करना चाहिए था। और अगर ऐसा तब नरेंद्र मोदी जी ने किया होता तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमारी जहाजों को नहीं रोका गया होता। और अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमारी जहाजों को नहीं रोका गया होता तो ना तो एलपीजी की किल्लत होती और ना ही पेट्रोल डीजल की कभी कोई किल्लत होती। ईरान हमें दोस्त मानता रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। कल भी जो उन्होंने ट्वीट किया है वो बहुत गौर से पढ़े जाने की जरूरत है। उन्होंने लिखा है, एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर द एस्केलेशन ऑफ टेंशंस एंड द लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स एज वेल एज डैमेज टू द सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ईरान के अंदर जो शहरियों की हत्या हुई है और शहरी इमारतों को तोड़ा गया है, उस पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई की जो हत्या हुई है, उस हत्या पर अभी भी उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला है। नुकसान कौन पहुंचा रहा है यह भी उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन कोई बात नहीं। जब वो अरब मुल्कों में हुए हमले की मजम्मत कर रहे थे तब भी उन्होंने ईरान का नाम नहीं लिया था, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए।
लेकिन ये जो पूरी बातचीत है ये साफ बताती है कि ईरान से भारत ये कह रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी जहाजों को आने दो, और ईरान अभी तक अड़ा हुआ है कि आप तो अमेरिका और इजराइल के अलाई बन गए थे, हम आपको दोस्त कैसे माने और कैसे इन जहाजों को आने दें। और इस समय भारत सरकार ने 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है। नरेंद्र मोदी जी ने कल खुद बात की है, भारत सरकार किसी भी तरह से ईरान के अपने जहाजों को लाने की इजाजत चाहती है। तो नरेंद्र मोदी जी ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में अपने खेल में फंस गए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान ये जो इल्तजा की जा रही है इस पर गौर करेगा और हमारी जहाजों को आने देगा, क्योंकि ईरान भी भारत को हमेशा के लिए नहीं खोना चाहता। भारत एक बड़ा देश है और भारत के सपोर्ट का एक बड़ा मतलब है, या कम से कम ये कंडीशन बन जाए कि भारत सपोर्ट ना करे तो विरोध भी ना करे, ये भी अपने आप में एक बड़ी से बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि हाल फिलहाल भले एक आध दिन और लग जाए, लेकिन ईरान कुछ शर्तों के साथ इंडियन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाजत दे देगा। ईरान भारत को खोना नहीं चाहेगा। उधर कुछ खबरें आपको बतानी जरूरी हैं फलस्तीन से। गजा के ऊपर बम गिराया फिर से नेतन्याहू ने, लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि गजा के अंदर जब से सीज फायर लागू हुआ है उसके बाद पहली बार हमास ने एक मिलिट्री परेड किया है। आपको मैं बता चुका हूं हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है। कल अगर मुस्तफा खामनेई के बयान को देखा जाए तो उन्होंने इशारा किया है कि हौथी भी पूरी तरह से तैयार हैं और उनके कहने पर रेड सी कभी भी रोका जा सकता है। और अब ऐसा लग रहा है कि हमास ने भी जितनी ताकत बची हुई है उसको रीगेन किया है और गजा के अंदर कम से कम अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जंग लगातार रोज बढ़ती जा रही है, रोज इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अमेरिका चाहता है अब किसी तरह से जंग रुक जाए, लेकिन ईरान इस बात पर मुतमईन है कि ऐसे ही जंग रोककर आपको 8-10 महीने नहीं देंगे कि आप दोबारा हम पर हमला कर दें। अगर इस बार जंग रुकेगी, जो तीसरी शर्त मैं बता रहा था, 2 शर्तें बताई थी मैंने, तीसरी शर्त जो रखी है उन्होंने बहुत क्लियर रखी है कि इस तरह का आपको समझौता करना पड़ेगा कि दोबारा हमारे ऊपर हमला आप ना कर पाए। अब किस हद तक ट्रंप झुकना चाहेगा या झुकेगा, हालांकि ट्रंप कुछ भी करेगा उसको अपनी जीत ही बताएगा। आज फिर उसने बड़ी धमकी दी है, लेकिन यह जंग रोकने के लिए अब अमेरिका भी मजबूर हो रहा है। यह बात बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है। किस मोड़ पर जाकर जंग रुकेगी, कहां तक यह जंग चलेगी, या फिर जंग बढ़कर आलमी जंग में यानी कि वर्ल्ड वार में बदल जाएगी, ये तो हम फिलहाल नहीं जानते। लेकिन ये हम जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल का गरूर ईरान के अंदर जिस तरह से टूटा है, आज तक तो हमने टूटता हुआ नहीं देखा था। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।